पावर को देख के जिन्हो काफी बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है और ये कहता है कि ये तो एक ई रैंक हंटर था ना, जबकि इस जिन्हो वाकई में इस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है और इसे डॉज करके इसके ऊपर ही काउंटर अटैक कर रहा होता है। और जिन्हो देखते हैं कि इस मॉन्स्टर का जो आउटर शेल वो काफी टफ है और अगर ये अपने डैगर से उसे डैमेज देना चाहता है तो इसे अपनी जितनी हो सके उतनी ज्यादा फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे छिपने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसके पास कितनी सारी आंखें हैं और इसके पास 8 पैर भी हैं जिनके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है जो कि किसी भी चीज को भेद सकते हैं। और ये जितनी बार भी मुझ पे अटैक करता है वो सभी ही घातक अटैक होते हैं और इसके करीब पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। और जिन्हो वाकई में इस मॉन्स्टर के ऊपर एक के बाद एक करके काफी खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है, जबकि जिन्हो को इस तरीके से लड़ते देख काफी हैरान परेशान होता है और ये कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है। और मैं काफी हद तक श्योर हूँ कि एसोसिएशन के अंदर जो इसकी रैंक रजिस्टर हो रखी है वो ई रैंक है, लेकिन ये जिस हिसाब से मूव कर रहा है उस हिसाब से ये ई रैंक का तो नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि एक फॉल्स रैंकर हो। और वैसे तो ये काफी रेयर होता है, लेकिन कुछ हंटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुद की मैजिक एबिलिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अगर वो सच में चाहते हो तो अपनी रैंकिंग को कम करके इवोल्यूशन कर सकते हैं। और जो हंटर्स अपनी खुद की मैजिकल एबिलिटीज को छिपा के जानबूझकर एक लो रैंक को लेते हैं उन्हें ही फॉल्स रैंकर कहा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो ये होती है कि ज्यादातर जो फॉल्स रैंकर्स होते हैं वो काफी ज्यादा साइकोपैथ होते हैं जो कि खून खराबा बस मजे के लिए करते हैं और इन बातों को सोच के जिन्हो डरने लगता है, क्योंकि अब इसे जिन्हो साइकोपैथ लग रहा होता है, जबकि सब जिन्हो इस मॉन्स्टर से जी जान से लड़ रहा होता है। जबकि जिन्हो की ऐसी ताकत को देख के जिन्हो काफी बुरी तरीके से डर जाता है और ये रोते हुए कहता है कि आखिर मैंने यहाँ पे क्यों आने का डिसाइड किया, पापा मुझे बचा लीजिए। जबकि इस तरफ लड़ते हुए जिन्हो सोचता है कि आखिर मैं कब से इससे लड़ना शुरू किया हूँ, लगता है कि 5-10 मिनट तो हो ही गए हैं और ये अब एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि अब मेरी एनर्जी भी कम होना शुरू हो गई है, लेकिन मैं अभी तक इसे किसी भी प्रकार का हैवी डैमेज नहीं पहुंचा पाया हूं। और जिन्हो की फटीग भी 57 पे पहुंच गई होती है और जितनी ज्यादा इसकी फटीग होगी उतना ही ज्यादा ये स्लो होगा, इसलिए ये इस फाइट को और ज्यादा भी नहीं खींच सकता है। और अब सिर्फ एक ही तरीका रह गया है जीतने का और वो ये है कि ये अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करे और सिर्फ ये इसी के दम पे इसे हरा सकता है। और ये तुरंत ही पैरालाइज और ब्लीडिंग के इफेक्ट को इस्तेमाल करता है और दुश्मन की वीकनेस को टारगेट करना ही हंटर्स की काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो जो सिर होता है वो स्वाभाविक रूप से सभी लिविंग क्रिएचर्स का वीक पॉइंट होता है, इसलिए मैं भी इसके सबसे वीकेस्ट पार्ट सिर आंखों पे हमला करूंगा। लेकिन तभी अचानक से स्पाइडर नया तरीके का अटैक करता है जिसे देख के जिन्हो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और जिस लिक्विड से इस स्पाइडर ने अटैक किया था वो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है जिसने यहाँ तक कि जमीन को भी गला दिया होता है। और जिन्हो ने भी नहीं सोचा था कि इसने अपने ट्रम्प कार्ड को छिपा रखा होगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ज्यादा समय तक इसके सामने नहीं टिक पाएगा और न ही ये इसे हल्के में ले सकता है, क्योंकि ये पहले ही इससे एक कदम आगे है। इसलिए मुझे काफी तेजी से मूव करना होगा और इतना ज्यादा तेज होना होगा जिससे कि मैं काफी जल्दी हमारे बीच के डिस्टेंस को कवर कर सकूं। और तभी जिन्हो अपनी स्पीड वाली एबिलिटी को एक्टिव कर लेता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड 30% तक बढ़ जाती है और ये वाकई में काफी ज्यादा तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जिन्हो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो अब भी इसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। और जैसे जिन्हो इसके ऊपर अटैक करता है ये तुरंत ही पैरालाइज इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन दुश्मन का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और इसी वजह से जिन्हो इसे जितना हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का हैवी अटैक नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके से लड़ते हुए इसकी फटीग 61 तक पहुंच जाती है और ये अपना पूरा जोर लगा देता है अपनी रफ्तार को बढ़ाने में और ये वाकई में काफी तेजी से मूव कर रहा होता है। और इसकी रफ्तार को देख के जिन्हो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन ये समझ गया था कि जिन्हो की एनर्जी भी खत्म होती जा रही है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या करने वाला है। और एक बारी और वापस से जिन्हो आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार इसकी फटीग 70 तक पहुंच गई है और जिन्हो इसके करीब जा पाता उससे पहले ही ये अपने एक लेग से काफी जोर से इसे हिट करता है, जिसकी वजह से जिन्हो काफी जोर से जमीन में जा भिड़ता है। और जब ये स्पाइडर को इसके ऊपर अटैक करते हुए देखता है तो इसे पुरानी बातें याद आने लगती है और ये तुरंत ही स्टेटस रिकवरी को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से जिन्हो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और अटैक लगने से पहले ये काफी तेजी से यहाँ से डॉज करके निकल लेता है और इतनी तेजी से मूव करके जिन्हो इसकी एक आंख फोड़ देता है और फिर कहता है ये एक एक करके इसकी आंखों को फोड़ने लगता है और इसके साथ ही साथ पैरालाइज के इफेक्ट को भी एक्टिवेट कर रहा होता है और इसके साथ ही ब्लीडिंग इफेक्ट को भी, जिस वजह से इसका जो अपोनेंट है वो हर एक सेकंड के साथ अपनी 1% हेल्थ को खो रहा होता है। और फिर कहते हैं जिन्हो एक के बाद एक करके काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है और इतने सारे अटैक्स करके इसने इसके सिर की धज्जियां उड़ा दी होती हैं और इसी के साथ ही जिन्हो ने
ने इस डंजन बॉस को भी हरा दिया होता है और इसे जान से मारते ही ये लेवल अप करने लगता है और ये राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है कि मुझे सच में अब काफी ज्यादा खुशी हो रही है जो मैंने अपनी डेली क्वेस्ट के रिवार्ड को इस्तेमाल नहीं किया और मैं भी नहीं जानता हूँ कि इसके बिना मैं क्या करता। जबकि जिन्हो जब इस नजारे को देखता है तो इसके भी होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि असल में इसने अकेले ही इस पूरे बॉस को हरा दिया और ये तो पक्का हो गया है कि ये एक फॉल्स रैंकर है। जबकि इस तरफ जिन्हो एक ही बॉस के अंदर से 10 एजेंसी स्टोन्स को निकालता है और जैसे जिन्हो इन स्टोन्स को निकालता है तो जिन्हो तुरंत इसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके लिए आपके इन एजेंसी स्टोन्स को उठा सकता हूँ। और तोरी काफी इज्जत के साथ जिन्हो को सर भी कह रहा होता है क्योंकि ये वाकई में काफी बुरी तरीके से जिन्हो से डर गया होता है कि कहीं ये इसे मार ना दे। जबकि सब जिन्हो भी सर को सुन के काफी हैरान होता है, लेकिन तभी जिन्हो पानी की बोतल देते हुए कहता है कि सर अभी आप काफी प्यासे होंगे तो आप पानी पी लीजिए। जबकि ये काफी बुरी तरीके से कांप भी रहा होता है और ये तुरंत ही गेंती को बाहर निकाल के आने स्टोन्स को खोद के निकालने लगता है और कहता है कि सारे इक्विपमेंट्स तो बैग में ही थे, वो सभी लोग सच में एक नंबर के कमीने हैं और अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ही इन मानक क्रिस्टल्स को निकाल लेना चाहिए। जबकि जिन्हो सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से ऐसा एक्ट क्यों करने लगा है और एक तरीके से मैंने इसके लिए इसकी जिंदगी को बचाया है। और जिन्हो ये सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और डोंगसुक और उसके लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें जिन्हो भी देख लेता है और डोंगसुक इन दोनों को यहाँ पे जिंदा देख के थोड़ा हैरान होता है और ये कहता है कि क्या तुम लोग अभी जिंदा हो और आखिर ये बॉस कैसे मर गया। और तभी मेज कहता है कि क्या इन्होंने बॉस को अपने आप ही मार दिया है। तो कोई और कहता है कि शायद वो नीचे पड़ा हुआ स्पाइडर साइज में ही बड़ा था लेकिन उसके अंदर असलियत में कोई पावर नहीं थी और मुझे लगता है कि उस आर्मर वाले बंदे ने ही इस सी रैंक बॉस को मारा होगा और शायद इस डी रैंक और ई रैंक हंटर ने मिलकर ही इस बॉस को मारा है। जबकि डोंगसुक सोचता है कि मैंने इस जिन्हो को अंडरएस्टिमेट किया और लगता नहीं कि ई रैंक वाले से इसे कोई भी मदद मिली होगी और जिन्हो ने अकेले अपने दम पे ही इस बॉस को हराया होगा और शायद इसके आर्मर में ही कुछ स्पेशल एबिलिटीज होंगी और अगर मैंने इसने अपना दुश्मन बनाया तो शायद मुसीबत खड़ी हो सकती है। और तभी एक बंदा पूछता है कि डोंगसुक अब हमें क्या करना चाहिए। तो डोंगसुक कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम इसे अपना साथी बनाएंगे और डोंगसुक कहता है कि जिन्हो तुम्हारे पास जो इतना फैंसी सा आर्मर है इसलिए मैंने तुम्हारे पास थोड़ी सी रिसर्च की है और पता लगा कि तुम तो वाकई में एक इम्प्रेसिव बंदे के बेटे हो जो कि और कोई नहीं यूजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन यो म्यूंग हान के बेटे हो और यही बंदा तुम्हारा फादर है ना। तो जिन्हो कहता है कि हाँ तो डोंगसुक कहता है कि सोचा न था कि तुम असल में किसी बिजनेस टाइकून के बेटे होगे और किसी चीज को मैं तुम्हारे फादर के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा अगर तुम सुंग जिन्हो को जान से मार देते हो तो। और इस चीज को सुन के जिन्हो काफी ज्यादा हैरान होता है तो डोंगसुक काफी इविल तरीके से कहता है कि हमारा साथी बनने के लिए तुम्हें सुंग जिन्हो को मारना होगा और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि तुम सरवाइव कर सकते हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम दोनों को ही मार देंगे। आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। और वैसे भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा कि डंजन के अंदर क्या हुआ है और क्या ऐसा हो सकता है कि एक डी रैंक ई रैंक से डर रहा हो और जिन्हो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिन्हो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ही कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ और ये तो जाहिर सी बात है कि तुम मुझे धोखा दे दोगे क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और ये बात जिन्हो के दिल पे लग जाती है और डोंगसुक कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इसकी तरफ लेके हमारे खिलाफ लड़ने वाले हो। और मेज कहता है कि डोंगसुक अब हमें क्या करना चाहिए। तो डोंगसुक कहता है कि अगर इस अमीर घर के बेटे को मार दिया तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से नहीं मिलेगी, इसलिए चलो सबसे पहले इस कमजोर वाले को खत्म करते हैं। और फिर ये अपनी तलवार को तैयार करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी भी किसी को मारा है। जबकि इस तरफ जिन्हो काफी बुरी तरीके से डरा हुआ होता है, जबकि जिन्हो के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक के बाद एक करके काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जबकि इस तरफ मेज ने भी काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये जो अर्जेंट क्वेस्ट था इसमें इसे उन दुश्मनों को मारना है जिनका इरादा प्लेयर को मारने का है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए इसे इन सभी को ही मारना होगा। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो इसका दिल धड़कना बंद कर देगा। और इसके जो दुश्मन है वो 8 हैं और जिन्हो इसे देख के हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी इस मेज का अटैक जिन्हो को काफी खतरनाक तरीके से लगता है और यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और जिन्हो काफी जोर से दीवार में भिड़ता है। जबकि जिन्हो काफी बुरी तरीके से डर गया होता है और डोंगसुक कहता है कि जिन्हो उस निकम्मे के बारे में इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अच्छा ही हुआ जो वो मर गया, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो जिन्हो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, तुम सभी के सभी ही खूनी हो। जबकि सब जिन्हो काफी बदहाल हालत में पड़ा होता है और जिन्हो को अपने ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये इस चीज को कैसे भूल सकता है कि ये जो जगह है यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम ही चलता है। और ये सही भी है क्योंकि मैं अभी तक सीधे तौर पे सोच नहीं पा रहा था और मैंने बार बार अलग अलग डंजन्स में लड़ाई की है और कितनी ही दफा मैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से बच के आया हूँ और रिकवर करके वापस वहीं पे गया हूँ और बार बार ऐसा करने
की वजह से मैं एक चीज की गलती कर बैठा कि मैंने इस चीज पे विश्वास कर लिया कि ये जो डंजन्स होते हैं ये सेफ होते हैं और ये जो दुश्मन है इनका खून करने के लिए सिस्टम मुझे मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये लोग खतरा है और अगर मैं उन्हें नहीं मारना चाहता हूँ तो मैं मर जाऊंगा और शायद इससे सिस्टम के लिए चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि सिस्टम को मेरी जरूरत है। इसे जरूरत है मेरी सुंग जिनवू की जो कि स्ट्रॉन्ग हो। और हम देखते हैं कि सुंग जिनवू की जो हेल्थ होती है वो आधी रह गई होती है और सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मैं बता सकता हूँ कि ये बस मेरे पावरफुल वर्जन को ही चाहता है। जबकि इस तरफ से एक बंदा कहता है कि ये तो अब भी जिंदा है, जबकि जिनवू उठते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि अब चीजें काफी क्लियर हो गई हैं कि ये सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला हूँ। जबकि इस तरफ एक और बंदा कहता है कि युनवान तुम दिन पे दिन निकम्मे होते जा रहे हो और ये वाकई में काफी शर्मनाक है, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने एक ही अटैक में इस रैंक वाले का नामो निशान तक मिटा देना चाहिए था। और डोंगसुक में इससे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से अपना काम करना चाहिए। जबकि इस तरह मेज भी काफी हैरान होता है क्योंकि इसने अपनी पूरी ताकत से मैजिक से अटैक किया था और मेरा इतना खतरनाक अटैक झेलने के बाद भी आखिर ये वापस से कैसे खड़ा हो सकता है, क्या मेरा निशाना चूक गया था। जबकि इस तरह जिनवू आगे आते हुए कहता है कि अब जब तुम लोग यहाँ पे लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हो तो मुझे लगता है कि तुमने इनके परिणामों का सामना करने के लिए भी तैयारी कर रखी होगी। तो एक बंदा कहता है कि आखिर ये इडियट क्या करने वाला है। जबकि इस तरह सुंग जिनवू वाकई में काफी गुस्से में लग रहा था और ये कहता है कि अब जब तुम लोग अपने आप को हंटर्स कहते हो तो मैं भी तुम लोगों से कह रहा हूँ कि तुम लोग भी अब तैयार हो जाओ हंट होने के लिए। तो एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि डोंगसुक इसे तो मैं जाके देखता हूँ। और ये बंदा जिनवू के ऊपर हाथ डाल के मजे लेते हुए कहता है कि देख भाई तुझे अभी समझ में नहीं आया कि अभी तो किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, लेकिन जिनवू अपने डैगर को इसकी गर्दन पे रख देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग कर देता है और इसकी मुंडी को ऐसे नीचे गिरता देख के इन सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ मरने वाले को भी समझ में नहीं आता है कि इसके साथ अभी अभी ये क्या हुआ और इसके साथ ही एक खत्म हो जाता है और इस बंदे को मरा हुआ देख के इन सभी के होश उड़ जाते हैं और ये जिनवू को देख के हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इस कमीने के पास कब से वो डैगर है और आखिर वो इसे कहां से मिली है। जबकि इस तरह डोंगसुक भी अब थोड़ा सा परेशान हो गया तो मन में कहता है कि माना कि उस जनताई ने अपनी लापरवाही दिखाई लेकिन तब भी वो डी रैंक का था, तो आखिर ई रैंक जैसा ये निकम्मा ऐसा कैसे कर पाया।